जब आप 30,000 में एक अच्छा फोन बनाने जाते हो तो कॉम्प्रोमाइजेस तो होते ही हैं, और वही इस फोन के साथ भी है। तारीफ की जगह तारीफ और कमियों की जगह कमियां दोनों बताएंगे। और क्योंकि Realme GT60 की परफॉर्मेंस उसका एक मेन मुद्दा है, तो उसी से शुरू करते हैं। इसमें हमें Snapdragon 7 Plus Gen 3 मिलता है, जो कि एक नया प्रोसेसर है। तो मेरी एक छोटी सी वार्निंग है कि अभी गेमिंग कंपनीज और Qualcomm दोनों ने ही इसे प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं किया, इसलिए इसका Antutu स्कोर तो काफी ज्यादा है, लेकिन थ्रॉटलिंग ग्राफ ठीक सा ही आता है। 82% पे ये थ्रॉटल कर रहा है। बाकी सारी चीजों की तरह इस नंबर को भी सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट GT मोड ऑन करके BGMI में 1 घंटे की गेमिंग में ये अराउंड 55 से 60 FPS तक दे देता है। बीच में हल्के फुल्के लैग आते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ऑप्टिमाइजेशन का वेट करना पड़ेगा। और इस 1 घंटे में फोन ने 17% बैटरी लूज की थी। 60 FPS के हिसाब से ये ठीक है, बुरी नहीं है। अब क्योंकि प्रोसेसर नया है तो 90 और 120 FPS आने में भी टाइम लगेगा, लेकिन फोन हायर FPS को हैंडल करने के लिए केपेबल है। सेम मैंने गेंशिन इम्पैक्ट भी मैक्स सेटिंग्स पे 60 FPS पे ट्राई किया। वैसे बाय डिफॉल्ट तो ये मीडियम पे खेलने को बोल रहा था, बट इसकी कौन सुनता है। GT मोड में मैक्स सेटिंग्स पे गेंशिन के 1 घंटे के गेम प्ले में इसने 20% के आसपास बैटरी लूज की थी, जो कि गेंशिन के हिसाब से ठीक है। नॉर्मली यूआई में भी देखेंगे तो फोन काफी स्मूथ है। इट फील्स लाइक कि इन्होंने एनिमेशंस पे काफी अच्छा काम किया है। छोटी से छोटी चीजों को पॉलिश करके डाला गया है। और सिर्फ एनिमेशंस ही नहीं, अच्छा हार्डवेयर होने की वजह से ऐप लोडिंग टाइम्स भी कम है। ये 3 वेरिएंट्स में आता है और सभी में LPDDR5X रैम है, जो कि एक पावरफुल हार्डवेयर पीस है। लेकिन एक चीज है कि आप सेटिंग्स में रैम एक्सपेंशन को ऑफ कर देना, ये कुछ करता नहीं है, बस ऐसे ही है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, 128GB वाले मॉडल में आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिलेगी और 256 और 512GB में आपको UFS 4 मिलेगी। तो परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा फर्क तो इस चीज से भी पड़ेगा, तो इसलिए वेरिएंट चूज करते टाइम आप इसका ध्यान रखना। अब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, क्योंकि Realme UI कुछ टाइम से थोड़ी बदनाम चल रही है। तो आखिर इस बार इन्होंने क्या बदला है वो देखते हैं। प्रोज की बात करते हैं। नंबर 6, Realme आपको इस फोन के साथ 3 साल के OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस कर रहा है, जो कि अगर सही से फुलफिल होता है तो फोन लंबा चल जाएगा। नंबर 5, फोन के हैप्टिक्स बहुत क्रिस्प हैं, यानी कि अच्छे हैप्टिक्स हैं। और ऊपर से Realme ने इंप्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छा किया है। वॉल्यूम चेंज करना, ब्राइटनेस चेंज करना, हर जगह आपको सटल हैप्टिक्स फील होते हैं। नंबर 4, UI में एड्स नहीं है, कुछ जगह पे हैं, वो मैं आपको कॉन्स में बताता हूँ, लेकिन पहले के कंपैरिजन में सिचुएशन बहुत इंप्रूव हुई है। नंबर 3, हॉट एप्स, हॉट गेम्स बंद होके आता है, उनके आइकन्स आपको नहीं दिखते। नंबर 2, सिस्टम एप्स ब्लोटवेयर जैसे कि फोन मैनेजर, Realme स्टोर एटसेट्रा के अलावा बाकी सिर्फ 2-3 ब्लोटवेयर एप्स मिलते हैं, जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। नंबर 1, ऐप इंस्टॉल होने के बाद कोई भी ऐप चेकर रन नहीं होता, नॉर्मली एप्स इंस्टॉल हो जाती हैं, यानी कि पहले से चीजें डिसेबल होके आती हैं। अब आप बाद में इन सभी प्रॉब्लम्स को न्योता देना चाहो तो वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन कंपनी बंद करके देती है, जो कि अच्छी चीज है। अब जो अच्छी चीज नहीं है वो बताता हूँ, कॉन्स देखते हैं। जब आप फोन को पहली बार सेटअप करोगे तो इन चीजों को ऑफ रखना, नहीं तो ग्लैंस स्क्रीन एक्टिवेट हो जाएगी, जो कि लॉक स्क्रीन पे बस एक बड़ी सी एड होती है और कुछ नहीं होता ये। और दूसरा, ग्लोबल सर्च एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि फिर से एड्स दिखाता है। और अगर आपने गलती से सेटअप कर लिया है तो सेटिंग्स में जाके ग्लैंस सर्च करके उसे ऑफ कर दो और ग्लोबल सर्च करके इसे नोटिफिकेशन ड्रॉअर पे सेट कर दो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नंबर 1 जो एक कौन है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने WhatsApp बिजनेस खोलना है, तो मैं एप्स में जाके बिजनेस सर्च करूंगा, लेकिन वो आएगा नहीं। सेम अगर मुझे YouTube स्टूडियो खोलना है तो मैं यहाँ जाके स्टूडियो सर्च करूंगा, लेकिन वो आएगा नहीं। आपको ऐप का नाम प्रॉपर लिखना पड़ता है, तभी वो आती है, यानी कि आई हैव टू सर्च WA, तो जाके मुझे WA बिजनेस की ऐप दिखेगी। जबकि मैंने ये सिंपल सी चीज किसी और फोन में होते हुए नहीं देखी। ये चीज तो आईफोन भी नहीं करता, सो दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। बाकी यूआई में कस्टमाइजेशन से रिलेटेड इन्होंने दुनिया भर के फीचर्स दे रखे हैं, उस चीज के लिए आप प्रॉपर्ली सॉर्टेड हो। और कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं इसमें, जो कि नई फंक्शनैलिटी ऐड कर देंगे, जैसे कि जेस्चर से फोन को कंट्रोल करना या फिर ट्रिपल स्वाइप करके स्प्लिट स्क्रीन खोल देना। तो ये सारे फीचर्स आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम इस फोन के डिजाइन की बात करते हैं। सबसे पहले प्रोज देखते हैं। नंबर 1, इसकी स्क्रीन और बॉडी दोनों कर्व्ड है, तो ये इन हैंड फील बड़ी अच्छी देता है। होल्ड करने में फोन काफी कंफर्टेबल है। नंबर 2, इसमें 5500 mAh की बैटरी होने के बाद भी फोन काफी हल्का है। वेट बैलेंस बहुत अच्छा किया हुआ है। अब फोन के हल्के होने का रीजन सिर्फ वेट बैलेंस नहीं है, कुछ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज भी है, जैसे कि फोन की पूरी बॉडी पीछे से, साइड से, हर जगह से प्लास्टिक की है, इसलिए ये फोन इतना हल्का है। एंड क्योंकि सारी बॉडी प्लास्टिक की है लेकिन उसको ग्लास जैसी फिनिश दी गई है, इसलिए ये काफी रिफ्लेक्टिव भी है। और इसी सब की वजह से इस पे स्क्रैचेस आते हैं और ये फिंगरप्रिंट्स भी काफी अच्छे से कैच करता है। सो बॉक्स में केस आता है वो लगा के रखना। और इसमें IP65 की रेटिंग भी है, बट स्टिल IP68 से पहले वाले कुछ ज्यादा वाटर प्रोटेक्शन देते नहीं है, तो पानी वानी में चला के कोई स्टंट मत करना। बाकी इन जनरल फोन की बॉडी की बात करें तो आजू बाजू वही है जो सब होता है, वॉल्यूम, पावर बटन एटसेट्रा एटसेट्रा। एक जो एडिशनल चीज है वो है IR ब्लास्टर। इसकी मदद से आप इसे रिमोट की तरह काम में ले पाओगे। और इसके सिम कार्ड वाले स्लॉट में आप सिर्फ 2 सिम डाल सकते हो, मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा। पीछे से घूम के सामने डिस्प्ले पे आते हैं।
एंड ऑन पेपर दिस डिस्प्ले इज लिटरली समथिंग, क्योंकि इसके प्रोज ही प्रोज हैं। सबसे पहले आप इसके मेन स्पेसिफिकेशंस देखो। ये एक 6.78 इंचेस की 10 बिट एमोलेड 1.5K रेजोल्यूशन LTPO 120 हर्ट्ज वाली एक कर्व्ड डिस्प्ले है। अब कर्व या फ्लैट में से आप क्या प्रेफर करते हो, ये आपका घरेलू मामला है। और सिर्फ नंबर्स ही नहीं है, डिस्प्ले एक्चुअल में भी काफी अच्छी है। शार्प कलर्स हैं, इवन आप अलग अलग कलर मोड्स में सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो रंगों के मामले में फूल बढ़िया खिले हुए हैं और कर्व होने की वजह से साइड बेजल्स तो इतने नोटिस भी नहीं होते और ये नीचे की चिन भी छोटी ही है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो अगर आपने ऑटो सेट किया हुआ है तो मोस्टली एप्स 90 पे चलेंगी, 120 पे नहीं चलेगी। अगर आपको 120 पे चलानी है तो आपको रिफ्रेश रेट को एग्जैक्ट 120 हर्ट्ज पे सेट करना पड़ेगा। बाकी LTPO इसमें सही काम करता है, जब मूवमेंट नहीं होती है तो डिस्प्ले अपने आप 1 हर्ट्ज पे चली जाती है। और ये स्पेक्स वाली तो छोटी मोटी बातें हैं, इस डिस्प्ले में दो ऐसी चीजें और हैं जो इस प्राइस के हिसाब से बहुत एडवांस है। पहला है कि इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है और ये वही सेम प्रोटेक्शन है जो OnePlus 12 और S23 Ultra जैसे फोन्स में लगी हुई है। तो आपकी कर्व्ड स्क्रीन के टूटने के चांसेस थोड़े कम हो गए। बाकी थोड़े बहुत स्क्रैचेस से बचने के लिए Realme ने आपको इस पे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरा, इस डिस्प्ले में आपको 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेनली ये चीज आप HDR कंटेंट में अचीव कर पाते हो, वो भी इतने बड़े नंबर से नहीं होगी। और HDR कंटेंट कोई देख नहीं रहा तो लीव इट, क्योंकि ये सारी मार्केटिंग वाली चीजें होती हैं। जो एक्चुअल ब्राइटनेस, जिसे हम HBM ब्राइटनेस भी कहते हैं, वो 1600 निट्स की ही है, जो कि कम नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। वो डिस्प्ले काफी ब्राइट है, इंडोर आउटडोर कहीं भी जाओ आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अब अगर इतना केपेबल हार्डवेयर है तो बैटरी ज्यादा लेता होगा। तो देखो, पहले तो आपको इसमें एक 5500 mAh की बैटरी मिलेगी और उसके बाद 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग और चार्जर बॉक्स के अंदर आता है। अब क्योंकि मेरा फोन यूसेज कम है और इसमें बैटरी भी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ऑफ कोर्स इसे ज्यादा चलना चाहिए एंड ये चला भी है। जैसे कि 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम और ओवरऑल सिंगल चार्ज पे ये फोन एक दिन 14 घंटे चला है। और देखो, इस दिन ये एक दिन 1 घंटे चला है और उस दिन तो SOT भी 4 घंटे 42 मिनट्स का है। फिर एक दिन गेम खेल लिए तो 23 घंटे चला है, SOT था 5 घंटे। सो बेसिकली ज्यादा यूज करोगे तो SOT ज्यादा मिल जाएगा। गेम्स वगैरह में कितना बैटरी लॉस होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड मोर ओवर, फोन सारे टाइम 1.5K रेजोल्यूशन पे सेट था, 1080p पे कर दोगे तो और ज्यादा बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी। और 120 वॉट का चार्जर है तो फोन 35 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। और चार्जिंग में आपके पास 80% पे लिमिट करने का भी ऑप्शन है। अगर आपका काम 80% पे हो रहा है तो कम चार्ज करो, बैटरी हेल्थ अच्छी रहेगी। कैमरा जैसे बड़े और कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे आने से पहले हम थोड़ी छोटी मोटी चीजें और देख लेते हैं। इन्होंने फोन में स्टीरियो स्पीकर्स दे रखे हैं, जो कि मुझे काफी सही लगे। लाउडनेस भी है, आवाज में बेस वाली रिचनेस भी है और दोनों स्पीकर से वॉल्यूम बराबर ही आती है, तो साउंड भी बैलेंस्ड है। नेटवर्क की बात करें तो कॉल ड्रॉप्स या कॉलिंग से रिलेटेड ऐसा कोई भी इशू मुझे फेस नहीं हुआ। 5G भी बढ़िया चलता है एंड इवन 5G में बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होती। हाँ, एक चीज है, सभी बोल रहे हैं कि इसमें VONR अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास वो चीज काम नहीं कर रही। काम करना तो दूर की बात है, मुझे सेटिंग्स में VONR का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। तो अगर किसी को पता है क्या दिक्कत है तो कमेंट्स में बताना। अब हम इस फोन के काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं, कैमरास देखते हैं। तो पीछे की तरफ आपको एक 50 मेगापिक्सल का मेन और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है और फ्रंट में एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है। कंसिडरिंग कि ये एक गेमिंग फोन है, उस हिसाब से फोटोज ठीक आ जाती हैं। वैसे थोड़ा सा सैचुरेटेड कलर्स निकालने की कोशिश रहती है और HDR भी सही परफॉर्म करता है, बस शैडोज को ये थोड़ा सा डार्क रखता है, वहां डिटेल्स और होनी चाहिए। ह्यूमन स्किन टोन्स वगैरह सब सही है, वहां कोई इशू नहीं है। शार्प इमेजेस आती है, अननेसेसरी गोरा करने की कोशिश नहीं रहती। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो वो मुझे अच्छा लगा है, ऑल्दो इसमें कोई डेडिकेटेड 2x लेंस नहीं है, लेकिन आप पोर्ट्रेट मोड में 2x वाली फोटोज ले सकते हो और क्योंकि ये डिजिटल जूम है तो वो ठीक आ जाती है और एज डिटेक्शन वगैरह सब कुछ ऑन पॉइंट रहता है। अब 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा भी है, जो कि डिसेंट परफॉर्म करता है। मेन कैमरा के कंपैरिजन में उसके कलर्स भी 90% सेम ही रहते हैं। सेल्फीज का बताऊं तो आउटडोर सेल्फीज काफी सही आती हैं, ये स्किन टोन्स भी एक्यूरेट कैप्चर कर लेता है, लेकिन कभी कभी HDR थोड़ा हिट एंड मिस हो जाता है। डिटेल्स वगैरह तो एकदम सही है। इंडोर में भी कलर्स वगैरह ठीक है, लेकिन HDR बैलेंस थोड़ा सा फेक सा लगता है। HDR की प्रोसेसिंग थोड़ी नेचुरल नहीं है। वीडियोस की बात करें तो बैक कैमरा से आप इसमें 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हो एंड वीडियोस की क्वालिटी मेरे को काफी बढ़िया लगी है। आउटडोर इंडोर क्वालिटी इज गुड इनफ, कलर्स भी ठीक है और अननेसेसरी शार्पनेस जैसे कोई इश्यूज नहीं है। ओवरऑल कैमरा की बात करें तो बेस्ट नहीं है और ना ही Realme ऐसा कुछ क्लेम करता है कि हम आपको बेस्ट कैमरा दे देंगे। फोन का मेन काम है परफॉर्मेंस और वो आपको काफी अच्छी मिल रही है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और Realme ये चाहता है कि आप 256GB वाला मॉडल ही खरीदो, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो 128GB वाला 31,000 का है, लेकिन उस पे कोई बैंक डिस्काउंट नहीं है, जबकि 256GB वाला 33,000 का है और उस पे 3,000 का बैंक डिस्काउंट चल रहा है, जो कि पहले 4,000 का था लेकिन अब कम हो गया है। यानी कि अभी 256GB वाला मॉडल आपको 30,000 का मिल जाएगा, सो गो फॉर इट। टाइम फॉर मी टू गो एज वेल। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।